गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जानते हैं लैब असिस्टेंट एक डायरेक्ट भर्ती जिसके अंदर आज से हम शुरू करे जा रहे हैं अपना पेपर सेकंड, और केमिस्ट्री की कुछ बायोज की वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपका बेसिक है एटम। आपको जो यहाँ पे जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है वो जो याद करना है आपको, उसके अंदर आपका सेकेंडरी लेवल भी और सीनियर सेकेंडरी भी है। तो हम जितनी भी वीडियोस यहाँ पे केमिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसमें दोनों लेवल्स के क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स और मैटर आपको मिलेगा। आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आएंगे और आप इसी तरीके से मेरा सहयोग करेंगे और हम आगे आगे वीडियो बनाकर लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे और डेफिनेटली उसको गेन भी कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे एटम। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बेस की, तो बेसिक या बेस ऑफ केमिस्ट्री हमारा क्या होता है? एटम होता है। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है 10th लेवल के हिसाब से, बेस ऑफ केमिस्ट्री एटम। एटम ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है। वैसे तो एटम आपका क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसको लिया गया ग्रीक लैंग्वेज के एटोमियो से, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, नॉन डिविजिबल, मतलब आप जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम क्या है? आपके द्रव्य का सबसे छोटा कण है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है कि एटोमियो क्या है, कौन सी लैंग्वेज का है? तो आंसर आ जाएगा ग्रीक। जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं जो साइंस में यूज किए जाते हैं उसके अंदर दो ही लैंग्वेज यूज होती है, ग्रीक और लैटिन। अब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इनके जो मीन्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं कहीं पे भी। तो स्टडी की लैंग्वेज की अंदर अगर हम पर्पस देखें तो इन दोनों लैंग्वेज का यूज ही ज्यादा किया जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एटम है। सेकंड है एटम इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, कहाँ से बना है? ग्रीक लैंग्वेज के एटोमियो से, जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारा क्या है? एटम है। सबसे पहले हमें इसके बारे में महर्षि कनाद ने बताया था। कनाद ने बता दिया था कि जो पदार्थ है बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो छोटे छोटे कण इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्मतम हैं कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे जो आपका नाम आता है वो आता है डाल्टन का। डाल्टन ने परमाणु के लिए अपनी थ्योरी दी थी। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो आपका जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने सन 1808 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। अगर अपनी बात करें कि सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, सबसे पहले अगर वर्ड आ जाए और इसके अंदर महर्षि कनाद ऑप्शन हो तो हमें उसी को टिक करना है। लेकिन अगर महर्षि कनाद नहीं है और डाल्टन का नाम है तब हमें डाल्टन को टिक करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो आपका है डाल्टन है उसकी थ्योरी ही सबसे ज़्यादा वैलिड है आपकी परमाणु के लिए अंदर। सबसे पहले अपने बात करें परमाणु के अंदर, इसकी थ्योरी के अंदर, तो आपका पहला पॉइंट आता है कि जितने भी आपके द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्मतम कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। एक ही प्रकार के द्रव्य की बात करें तो उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? एक ही प्रकार का अणु बनाएंगे। जैसे अपने बात करें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के अंदर आप बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की अपने बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं। और अलग अलग प्रकार के, अगर आप अलग अलग प्रकार के परमाणु लेके चलें तो फिर वो क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अपने बात करें जल की, जल एक यौगिक है जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु शामिल हैं। एक ही प्रकार में बात करें तो सिर्फ एक ही प्रकार के, और भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर बात करोगे तो आपके अलग अलग प्रकार के आ जाएंगे। जैसा हमारा यौगिक होगा वैसे ही उसके अंदर क्या शामिल होंगे? आपके परमाणु शामिल होंगे। जो भी आप यौगिक बनाते हो उसके अंदर जो भी आप अमाउंट लेके चलते हो, जिस भी एलिमेंट की हम बात करते हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? आपका निश्चित होता है। तो निश्चित अनुपात के अंदर आपके परमाणु जो हैं जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं।
अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज की। डाल्टन की थ्योरी से हमारे पास 3-4 वर्ड्स आए हैं, जैसे परमाणु, अणु, यौगिक। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज की बात करें तो आपकी जो परमाणु की सीरीज होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। सबसे इस फर्स्ट जो आपका मेंबर है आपकी सीरीज में होता है परमाणु, एटम। जब दो परमाणु मिलते हैं, मिनिमम ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम एक अणु को विभाजित करें तो हमें क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। अणु की आगे बात करें, अणु अणु के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका यौगिक बनाता है। और इसके अंदर मेन जो आपके शब्द आता है, एलिमेंट का आता है, तत्व क्या होता है, प्योर, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, एक तो आपका तत्व है, एक यौगिक है। इस सीरीज के अंदर आप इस तरीके से चलते हो, सबसे पहले यौगिक, यौगिक के बाद अणु, अणु के बाद तत्व, तत्व के बाद यौगिक, और लास्ट में हमारा होता है मिश्रण। मिश्रण के अंदर भी क्या होते हैं, यौगिक यौगिक के साथ मिलकर या यौगिक तत्वों के साथ मिलकर इसका निर्माण करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अपने इसके अंदर सिंपल एग्जांपल लें एयर का, वायु का। वायु के अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन जब हम पोल्यूशन एरिया की बात करते हैं, पोल्यूटेड एरिया की बात करते हैं, प्रदूषित क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है, जो परसेंटेज होती है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन टोटल जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, 100% रहता है। सबसे मेन बात अगर अपने बात करें यौगिक और मिश्रण के अंदर, सेकेंडरी लेवल के अंदर, तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, एक तो वो निश्चित अनुपात में होते हैं। दूसरा, जिन तत्वों से आप यौगिक का निर्माण कर रहे हो, जिन दो तत्वों का यूज कर रहे हो या 3 का यूज कर रहे हो, जिन दो तत्वों से आप यौगिक का निर्माण कर रहे हो, वो गुणों में क्या होते हैं, यौगिक से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जल एक यौगिक है। जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से होता है। हाइड्रोजन गैस खुद जलती है नीली ज्वाला के साथ, ऑक्सीजन गैस जलाने में हेल्प करती है, लेकिन इन दोनों के सहयोग से बनने वाला जल, पानी, आग को बुझाने का काम करता है। तो जब आप यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो अपने तत्वों से गुणों में हमेशा ही क्या पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। जबकि अगर अपने बात करें मिश्रण की, मिश्रण के अंदर जिन तत्वों से या जिन तत्व और यौगिक से आप मिश्रण का निर्माण करते हो, उनका अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं होता, चेंज हो जाता है। और जिन तत्वों से या यौगिक से आप मिश्रण का निर्माण कर रहे हो, उनके गुणों में आपको भिन्नता नहीं दिखाई देती। ये सबसे बड़ा जो अंतर है आपके यौगिक और मिश्रण के अंदर है। और इस पे आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात करें सेकेंडरी लेवल के अंदर, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है या मिश्रण, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन के अंदर मिल सकता है, जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या अणु है। इसी प्रकार से आगे हम बात कर रहे थे अभी अपनी डाल्टन थ्योरी की, जिसके अंदर हमने उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा कि जो द्रव्य होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपने क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं, और अलग अलग परमाणु मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, आपके अणु बनाते हैं। आगे अपने बात करें कि ये जो आपके परमाणु हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या होते रहते हैं, भाग लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो संयोजन भी होगा। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उसके जितने भी परमाणु होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात के अंदर संयोग करते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। दूसरी अपने बात करें कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अभी जो मैंने आपको यौगिक और मिश्रण के बारे में बताया, वो आपकी जो पॉइंट्स हैं इस डाल्टन थ्योरी के अंदर भी इंक्लूड थे, कि जिन यौगिकों से आप, जिन तत्वों से आप यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो अपने अपने गुण धर्मों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि यौगिक आपस में जुड़ते हैं, रासायनिक संयोजन करते हैं। रासायनिक संयोग का मतलब, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था जल का, H2 + ½ O2 = वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, जल का अणु बना दिया। अब ये जो आपने प्लस लगाया, इसका मतलब क्या है, संयोजन। इसी रिएक्शन के बेस पे मैं आपको इसके दोनों लॉज बता रही हूँ। पहला नियम है इसका द्रव्यमान सक्शन का नियम। द्रव्यमान सक्शन का नियम जो था आपका 1789 के अंदर लेवोसिए के द्वारा दिया गया। लेवोसिए, पहला नियम हम कर रहे हैं द्रव्यमान
संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया गया? लवोसिए के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1789 के अंदर। ये क्या कहते हैं? द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा अभिक्रिया के दौरान कैसा रहता है? आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपका सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब जितने द्रव्यमान का उपयोग करते हैं अभिकारक के रूप में, उतना ही द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाता है उत्पाद के रूप में। जैसे हम बात करें इसी अभिक्रिया की, इसी रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर अपने सिंपल दृष्टि से लेके जाएं, वैसे तो आपका 1.008 होता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको कैलकुलेशन के लिए 1 मान लेते हैं। तो 2 यहाँ पे द्रव्यमान है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के पूरे अणु का द्रव्यमान होता है आपका 32। यहाँ पे आप क्या लेके चल रहे हो? आधा लेके चल रहे हो, तो 16 द्रव्यमान का आपने यूज़ किया है। और सेम यहाँ पर आपको उतना ही द्रव्यमान मिल जाएगा। किसका? आपके उत्पाद का। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमेशा द्रव्यमान कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है। ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर पाते हैं और ना ही नया द्रव्यमान हम क्या कर पाते हैं? सर्जित कर पाते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम में लवोसिए ने आपका पहला नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 के अंदर। दूसरे नियम की अपने बात करते हैं, जो इसी के ऊपर है आपके रासायनिक संयोजन में ही, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के अंदर आपके +1 में भी, सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपके ये नियम जो है बेसिक परमाणु की संरचना में आ जाते हैं। आपका दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। जो स्थिर अनुपात का नियम है वो दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम आपको दिया गया जोसेफ प्राउस्ट के अंदर। जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब हम यौगिक का निर्माण करते हैं तो यौगिक का निर्माण करने के दौरान क्या होता है कि जिन तत्वों से आप यौगिक का निर्माण कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके एलिमेंट का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। अपने बात करें इस नियम की, आपका पहला जो नियम था जो लेवोसिए ने दिया था वो आया था 1789 के अंदर, और इस नियम का सन है आपका 1797। जोसेफ प्राउस्ट क्या कहते हैं? जोसेफ प्राउस्ट कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो आपका यौगिक का निर्माण करते हो, जो आपके तत्व यूज करते हो, उनको हमेशा हम निश्चित द्रव्यमान के अनुपातों के अंदर यूज करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वाटर की, सबसे इजी एग्जांपल आपका वही है समझने की दृष्टि से। जल के अंदर अगर अपने बात करें तो इनका जो अनुपात है, जल का अणु होता है H2O, तो इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है आपका 2:1। और द्रव्यमान के अंदर अपने बात करें तो इनका अनुपात होगा आपका 1:8। तो ये जो आपका अनुपात है ये हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। जैसे अपने बात करें अमोनिया की, NH3 के अंदर बात करो तो नाइट्रोजन के वेट के हिसाब से 14:3। इसी तरीके से आपके कोई भी अणु हो, आप या तो उसके फॉर्मूले से उसका रेशो देख सकते हैं या उसके द्रव्यमान से उसका रेशो देख सकते हैं। इस रेशो में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। कहने का मतलब जल चाहे आपने ज़मीन का लिया हो, जल चाहे वर्षा का हो, जल चाहे समुद्र का हो, जल चाहे नदी का हो या झरने का हो, उसके अंदर उसका सूत्र H2O और उसका अनुपात सिंपल आपके फॉर्मूले के अनुसार से 2:1 और द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 ही रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट के अंदर। आगे हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु की बहुत सारे आपके मॉडल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। आपके सिलेबस के अंदर आपका रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो स्पेशल आपके टॉपिक्स में दे रखा है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं परमाणु मॉडल के अंदर थॉमसन के परमाणु मॉडल की, क्योंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल जब आया था तो उसके अंदर कुछ कमियां थी, इसी से आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंदर उसने इसकी कंपैरिजन की हमारे तरबूज से, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो मिठाई है पलम पुडिंग से। उन्होंने बोला, और इसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे मोतीचूर के लड्डू से।
मोतीचूर के लड्डू के अंदर हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक तो येलो पार्ट जिसको हम खाते हैं, और कुछ कुछ उसके अंदर इलायची के दाने होते हैं, ऑलवेज हम उसको भी खाते हैं। लेकिन ये कहता है कि जितना भी येलो पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है, धनावेशित है, और उसके अंदर धसे हुए जो दाने हैं वो आपका क्या है, ऋणावेशित भाग है। अब पॉजिटिव भाग तो धनावेशित हो गया, और ऋणावेशित भाग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से मतलब है इसका। ये कहता है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, मतलब हमारा परमाणु वैद्युत रूप से कैसा है, उदासीन है। हमारा परमाणु वैद्युत रूप से कैसा है, उदासीन है। लेकिन इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे हैं, धसे हुए हैं। बाद में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए जिससे ये आपकी थ्योरी निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवमेंट्स करते रहते हैं परमाणु के अंदर। लेकिन थॉमसन के अंदर हम देखें, थॉमसन के परमाणु मॉडल से तो यही सिद्ध होता है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसके अंदर धसा हुआ है, और जो चीज़ धसी होती है वो मूवमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जितना धनावेश होता है परमाणु के अंदर उतना ही ऋणावेश होता है। इसका मतलब परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये आपका क्या था, बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। अब इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ऐसे कोई प्रमाण हमें नहीं मिल रहे थे, इसी कारण आपका दूसरा मॉडल आया, वो किसका था, रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा कर्व प्रकीर्णन प्रयोग किया था। हालांकि आपने बहुत अच्छे से 11th क्लास के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको आज पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की दृष्टि से। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। सबसे पहले बात करें अल्फा कण की कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण होते हैं हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक। हीलियम आपका 2 नंबर पे आता है, उत्कृष्ट गैस है। 4 इसका परमाणु क्या होता है, द्रव्यमान होता है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, जब अल्फा कणों की बौछार की थी तो यहाँ पे उसने सोने की पतली पन्नी का यूज किया था। अब क्वेश्चन है कि सोने का यूज क्यों किया गया, सोना तो बहुत महंगा होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसके हिसाब से हो रही है, केमिस्ट्री के हिसाब से हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता की दृष्टि से आपका जो सोना है, चांदी है, ये दोनों धातुएं क्या होती हैं, बहुत कम सक्रिय होती हैं। अगर कोई सक्रिय धातु ली जाती और उसके ऊपर अल्फा कण की बौछार की जाती तो अल्फा कण की बौछार होने से उसके परमाणु संख्या में 2 की और उसके द्रव्यमान में 4 की वृद्धि हो सकती थी। लेकिन सोने का यूज किया गया, सोने के 1000 द्रव्यमान वाली पतली पन्नी यूज की गई। हमें तो पता ही है कि धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, पतली परत बनाने वाली होती है। और पीछे क्या लगाई उसने, एक फोटोग्राफी प्लेट लगाई। फोटोग्राफी प्लेट पे उसने क्या किया, प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप किया, जिससे उसको ये पता लगे भी कहाँ पे कण टकरा रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल के अंदर एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाते हैं हम, जिस डायग्राम के अंदर हम क्या कहते हैं कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं। जो अधिकांश कण सीधे निकल गए उससे हमें ये पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ भाग ऐसे थे जो आपके अलग अलग कोण से विक्षेपित हो रहे थे। अब अल्फा कण क्या है, हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और अगर कोई चीज समान आवेश से टकरा रही है तभी तो उसके अंदर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्शन होने से क्या हो रहा है, उसका विक्षेपण हो रहा है। एक कण ऐसा था, लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस लौट आया। इसका मतलब उसके अंदर कोण बना 180 डिग्री, और वो क्या किया, बिल्कुल उस आवेश के, बिल्कुल उस द्रव्यमान के सेंटर से टकराया। इसी कारण रिपल्शन बहुत ज़्यादा हुआ, जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया। इस प्रयोग से उसने 2 बातें क्लियर की। सबसे पहली बात, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, खोखला है, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। और परमाणु के सेंटर में होता है उसका पूरा का पूरा आवेश, और वो भी कैसा है, धनावेश है, जहाँ से अल्फा कण क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। तो 2 हमें इसने बातें बताई कि सेंटर में तो क्या है, आपका नाभिक है, बाहर वाला भाग क्या है, बिल्कुल खाली है, और इस बाहर वाले खाली वाले भाग में ही कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग का सबसे बड़ा दोष ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते उसकी एनर्जी में कमी आनी चाहिए और लास्ट के अंदर उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इसी का प्रमाण आगे वाले प्रयोगों में हमें मिलता है। तो ये इसके सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष था कि वो इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म क्यों नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आया था हमारा निल्स बोर का। निल्स बोर ने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं। हालांकि निल्स बोर आपके सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम आगे एक टॉपिक करेंगे आपके सेकंड सेक्शन के अंदर, क्वांटम संख्याएं। उस क्वांटम संख्याओं के अंदर जो आपकी पहली क्वांटम संख्या वो निल्स बोर से ही है, तो हम थोड़ा सा उसको भी स्टडी करेंगे। निल्स बोर ने क्या बताया था कि परमाणु की संरचना के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और उन्होंने इसको नाम दिया था k से, k, l, m, n, आगे इस तरीके से। निल्स बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो अलग अलग कक्षाओं में लगाता है। प्रत्येक कक्षा के अंदर ऊर्जा क्या होती है आपकी, निश्चित होती है। अगर उसको निम्न क्लास से उच्च क्लास में जाना है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। लेकिन जब पुनः अपनी क्लास में आता है तो उसी ऊर्जा का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। इस तरीके से ऊर्जा में तो परिवर्तन होता है, ऊर्जा में तो चेंज आता है, उसको तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई, अंतिम ऊर्जा स्तर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य नहीं होती है और वो लगातार क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो आज के सेक्शन में हमने देखा आपका बेस परमाणु क्या है, डाल्टन की थ्योरी क्या है। डाल्टन की थ्योरी के बाद हमने इसके 3 मॉडल देखे हैं, जिसमें आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो स्पेशल मेंशन कर रखा है। इसके अलावा थॉमसन का मॉडल और कुछ अमाउंट के अंदर हमने देखा आपका निल्स बोर का। आज के पहले सेक्शन में इतना ही, अगले सेक्शन में हम करेंगे इसका अगला टॉपिक। थैंक यू।